हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जाबिर हुसैन का सालिम अली। सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे और हमने जाना कि किस प्रकार से वो दुबले पतले इंसान पक्षी प्रेमी होते हुए अपने जीवन के शतक से कुछ समय पूर्व ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और उनके जीवन परिचय के साथ साथ हमने जाना कि वो कैसे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते हुए, पक्षियों को तलाशते हुए और हमेशा आँखों पर मानो दूरबीन चढ़ाए हुए रहते थे और उसकी मौत के बाद ही शायद वो दूरबीन उतरी थी। और अनेक यात्राओं ने मानो उनके शरीर को थका दिया था। आगे हम जान लेते हैं कि जाबिर हुसैन क्या कहते हैं सालिम अली के बारे में। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर होता है पक्षी प्रेमी, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब वो एकांत में होते थे, किसी भ्रमण पर नहीं होते थे, तो वो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। उनके गले में दूरबीन नहीं थी। दूर क्षितिज तक, क्षितिज क्या होता है? धरती और आसमान जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। दूर क्षितिज तक फैली हुई जमीन, जहां आसमान मिलता है वहां तक फैली हुई जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी नजरें कुछ कुछ वैसा ही जादू रखती थी जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, वैसा ही जादू। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। ठीक, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल, यानी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, वो प्रकृति को खुद को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते थे। प्रकृति खुद उनसे प्रभावित हो ऐसा वो किया करते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया भरी पसरी थी। वो ये सोचते थे कि प्रकृति में चारों तरफ कुछ हंसती खेलती दुनिया है जो फैली हुई है, उसे मुझे देखना है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना मतलब बनाना, निर्माण किया था उन्होंने। मानो उन्होंने इस दुनिया को, हंसती खेलती दुनिया को प्रकृति की खुद ने निर्माण किया था, गढ़ा था। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। पत्नी का नाम है तहमीना। उन्होंने भी इस दुनिया को गढ़ने में बड़ी मदद पहुंचाई थी, बड़ा सहयोग दिया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। स्कूल के दिनों से ही साथ पढ़ने वाली थी, वही उनकी पत्नी बनी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल में एक साइलेंट वैली है, वैली यानी घाटी, शांत घाटी, उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और वो गए एक पक्षी विज्ञानी होने के कारण, प्रकृति प्रेमी होने के कारण, कि देखिए चौधरी साहब, ये साइलेंट वैली है, रेगिस्तान की गर्म हवाओं के कारण प्रभावित हो सकती है, समाप्त हो सकती है। वे प्रधानमंत्री थे, अर्थात चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, ग्रामीण नेता थे, गांव से जुड़े हुए थे और वो उनकी बात को समझते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखों नम कर दिया था। चौधरी साहब की आंखों को नम कर दिया था। किसने? सालिम अली ने। किस बात को लेकर? कि किस प्रकार से केरल की यह घाटी खतरे में है रेगिस्तान की गर्म हवाओं के कारण। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बारे में या उन फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? आज ऐसा कौन है जो इस देश के नए सपनों के लिए जिएगा, नए सपनों को पूरा करने की नींव रखेगा? शायद ही कोई बचा हो। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा कि उन पक्षियों को बचाना है? तो
कितनी बर्फबारी के बीच रहते हैं, हर एक पक्षी को बचाने की वकालत आज कौन करेगा? सालिम अली तो जीवित नहीं है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो, स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, एक चिड़िया है, घरेलू चिड़िया जिसे गोरैया टाइप कहते हैं। ये नाम रखा था उन्होंने अपनी आत्मकथा का, अपने जीवन की आत्मकथा लिखी उन्होंने। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस, बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी हैं। उनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, बताएं कि वो पति जो आपके इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो कैसे थे, क्या स्वभाव था, उसके बारे में कुछ बताएं। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी कि वैसे थे, ये खाते थे, इतने बजे उठते थे, वगैरह वगैरह, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं क्या लिखूं? क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती, कि मुझसे ज़्यादा तो ये छत पर बैठने वाली छोटी सी गोरैया, छोटी सी चिड़िया ज़्यादा जानती है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा इन चिड़ियाओं से प्यार करते थे, इनके बीच रहते थे, इनके साथ रहते थे, तो उनके स्वभाव के बारे में शायद ये चिड़िया ज़्यादा बता दे आपको। और वो आगे कहती है कि मुझसे भी ज़्यादा जानती है ये चिड़िया। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। तो इतना खुला खुला, इतना सादा दिल आदमी था, मानो मेरी हड्डियों में, मेरे खून में समाया हो। तो मैं क्या बताऊं उसके बारे में, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना। तो उनके अनुभवों को मैं अपने शब्दों में कैसे बयान कर दूं, कैसे बता दूं? वो तो मेरे हृदय में समाये हुए हैं, मेरे रक्त में समाये हुए हैं, मेरी हड्डियों में समाये हुए हैं। उनके अनुभवों को शब्दों के रूप में बता पाना मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन है। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में ही, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ये चिड़िया शायद ज़्यादा जानती हो हमारे बारे में, तो मैं उसके बारे में क्या बता पाऊँ? मुश्किल है, कठिन है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी, बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक बार ऐसा हुआ था कि सालिम अली अपनी एयर गन चला रहे थे और एयर गन से उन्होंने एक नीलेकंठ की गोरैया को मार दिया और वो बड़े दुखी हुए उस गोरैया की मृत्यु पर। मानो उसी गोरैया ने उसे रास्ता दिखाया था कि तुम पक्षी वैज्ञानिक बनो और हर एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपना जीवन उतार दो, जीवन समर्पित कर दो। तो वो मानो गोरैया ही उसे नया नया रास्ता दिखाती गई और वो चलता गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, हटा नहीं, डगमगाया नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस की तरह जिंदगी का, कैसी जिंदगी का? नैसर्गिक, प्राकृतिक जिंदगी का क्या बन गए थे? प्रतिरूप, उदाहरण बन गए थे। नेचुरल जिंदगी जीने का उदाहरण बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए क्या बात कही है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी लाइन है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं, टापू ऊंचा स्थान होता है, चारों तरफ पानी होता है और आसानी से देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, लेकिन सागर बने वो गहराई लिए हुए थे। उनके मन में बहुत से विचार थे, बहुत सी भावनाएं थी, पक्षियों के, जंगल के, प्रकृति के बारे में। गहरे इंसान थे वो और वही बनकर के उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, यायावरी क्या होती है? भ्रमणशील स्वभाव जो होता ना, घुमंतु जिसे कहते हैं, घुमंतु, घूमने वाले, घूमकर जीवन जीने वाले। तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलेंगे, कि वो शायद पक्षियों के सुराग में से ही निकल जाएंगे। कौन? सालिम अली। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, वापस आ जाएंगे।
ऐसा लगता है, लेकिन मुश्किल है। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? कभी तो सालिम अली के रूप में कोई आएगा ना, कभी तो सालिम अली आएगा ना, जो प्रकृति के रूप और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगा और अपने आप को बताएगा, जताएगा लोगों के सामने कि मैं ऐसा हूँ, प्रकृति ऐसी है, और उसे अपने अनुसार ढालने के बजाय प्रकृति बनो, प्रकृति के बीच रहो। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? कुछ प्रश्न हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी घटना थी जिसने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अभी बताया कि उनकी एयर गन से एक नीलेकंठ की गौरैया मारी जाती है, गिर जाती है, और उसके बाद मानो वही गौरैया उसे रास्ता दिखाती है कि तुम्हें पक्षी प्रेमी बनना है, पक्षियों की ज़िंदगी बचानी है, और नए नए रास्तों पर ले जाती है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधी किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? काल्पनिक प्रश्न है। वे रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं साइलेंट वैली जो केरल में है उसको नष्ट कर देंगी, उसकी हरियाली को नष्ट कर देंगी। धीरे धीरे वहाँ के पेड़, वहाँ का नेचर नष्ट हो जाएगा, उसका वातावरण इतना गर्म हो जाएगा, इतना प्रभावित हो जाएगा कि उसमें रहने वाले जीव जंतु पक्षी सब समाप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, और ये जो धरोहर है वो नष्ट हो सकती है। शायद ऐसा कुछ चित्र खींचा होगा, और ये चित्र ज़्यादा भयावह है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? क्योंकि वो पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षियों के बीच रहते थे। हर एक पक्षी उससे मानो परिचित था, उसके स्वभाव के बारे में, उसके जीवन के बारे में जानता था। तो वो कहती है मेरे से ज़्यादा तो वो गौरैया जानती है। आशा स्पष्ट कीजिए कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का रूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का, बिल्कुल जिस प्रकार लॉरेंस है वो प्राकृतिक जीवन जीने वाले बन गए थे, पूरी तरीके से नैसर्गिक ज़िंदगी में भर गए थे, ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी अपने जीवन को नैसर्गिक ज़िंदगी में प्रकृति के बीच इतना ढाल लेते हैं कि कोई उनको अलग नहीं कर पाता है। कोई अपनी जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देखकर भी लौटाना चाहे तो वह अपनी पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? ये उस समय की बात है जब उसके शव को लेके जा रहे थे, जनाजे को लेके जा रहे थे, तो लेखक जाबिर हुसैन सोचते हैं कि अगर सालिम अली के जिस्म में वो गर्माहट पैदा कर दी जाए और कोई दिल की धड़कनें उसे दे दे तो भी शायद वो दोबारा से वो सपनों के गीत नहीं गा सकेगा, क्योंकि वो अंतिम यात्रा पर है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय, ये हम चर्चा कर चुके थे उसी समय से पढ़ाया था, सागर बन के उभरे थे टापू ने। इस पाठ में लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं हैं। बिल्कुल आत्मकथात्मक शैली है, रेखा चित्र की शैली है, संस्मरण की रेखा चित्र की शैली है, और विचार प्रधान शैली है, भाव प्रधान शैली है। तो 4 कोई भी विशेषताएं ले सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, बिल्कुल दुबले पतले, गले में दूरबीन लटकाए, मानो लंबी यात्राओं के कारण उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, ऐसा चित्र खींचा है उन्होंने, एक पैराग्राफ में दिया है। शीर्षक की सार्थकता, बिल्कुल सही शीर्षक है, सांवले सपनों की याद। सालिम अली को याद कर रहे हैं वो सपनों के रूप में कि वो किस प्रकार से सपने देख के गए और उनका पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। तो आज हमने सालिम अली के उस चैप्टर को पूरा किया है और उसके क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा करी है। मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए बातों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपने समझ लिए होंगे। धन्यवाद सभी लोगों का।